टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सुबह करीबन 9:30 बजे प्राचीन मंदिर में दर्शन किए। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। पैतृक गांव पहुंचकर राष्ट्रपति ने सबसे पहले अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। इसके अलावा मिलन केंद्र सहित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी करते नजर आए। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूरे गांव को 10 लाख रुपए के फूलों से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई। महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के काल के दौरान उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है। पीएम मोदी के इन पत्रों को पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच भावनात्मक रिश्तों की मजबूती की आधारशिला के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन संवेदनात्मक पत्रों के जरिए भाजपा परिवार के भावनात्मक रिश्तों को मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री के पत्रों को पार्टी नहीं परिवार है की सोच का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये भाव पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करेगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का रोड मैप तैयार करने में जुट गए। इसी क्रम में सूबे के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गृह मंडल का रुख किया। राधा मोहन सिंह आज सर्किट हाउस में करीबन 2 बजे गोरखपुर मंडल के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगामी चुनावों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या विकास योजना पर समीक्षा बैठक करी। अध्यक्षता की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस बैठक में अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी अयोध्या में अब तक हुए विकास कार्यों की समीक्षा करते नजर आए। प्रदेश की सत्ता के सेमीफाइनल माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के 16 निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। इनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने भारी बढ़त ले ली है। अब 29 जून को नाम वापसी के बाद निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। शनिवार को हुए नामांकन में कुल 164 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे हैं। 164 में 6 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जांच में खारिज हो गए। 29 जून को नाम वापसी के बाद बची हुई सीटों पर 3 जुलाई को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के जिला अध्यक्षों के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया। सपा प्रमुख के निर्देश पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 11 जिला अध्यक्षों को पद से बर्खास्त कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सभी के ऊपर जिला पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगने पर हटाया है। दरअसल गोंडा से सपा प्रत्याशी ने पर्चा नहीं दाखिल किया था। पर्चा दाखिल न होने पर गोंडा जिला अध्यक्ष आनंद स्वरूप को हटा दिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। मायावती ने ट्वीट करते हुए बताया, यूपी में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी। मायावती ने अपने ट्वीट में एआईएमआईएम और बीएसपी के गठबंधन की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये खबर पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। मायावती ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी सिर्फ पंजाब विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। पंजाब में बीएसपी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ हाथ मिलाया है। हितेश चंद्र अवस्थी डीजीपी हितेश चंद्र ने, आपको बता दें कि हितेश चंद्र अवस्थी ने रिटायरमेंट पर अब पारंपरिक विदाई उनकी नहीं होगी। किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते पुलिस लाइन में ना तो पारंपरिक विदाई परेड और ना ही अन्य आयोजन होगा। पूर्व डीजीपी
सुलखान सिंह के रिटायरमेंट पर समय विदाई परेड आयोजित नहीं की गई थी। आपको बता दें कि 30 जून को डीजीपी तेज चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद राजभवन में जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी करी। उन्होंने राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपते हुए एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा, बीते 1 साल से यूपी में किसानों के लिए अघोषित इमरजेंसी लागू है। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस कर लिया जाए, एमएसपी पर कानून लाया जाए। राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी ममता जयकिशोर अपने पति जयकिशोर के साथ भाजपा में शामिल हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ममता जयकिशोर ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर अपना नामांकन किया। राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी ममता जयकिशोर ने बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह पर अपहरण कराकर बीजेपी ज्वाइन करवाने का आरोप लगाया। उधर ममता के आरएलडी से नामांकन के बाद बीजेपी का निर्विरोध चुने जाने का गणित बिगड़ा है। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने सपा प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट मेन गेट पर ही रोक लिया। नामांकन के दौरान बीजेपी समर्थक और सपा समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और समर्थकों को शांत करवाया गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जिला पंचायत चुनाव में हुए नियमों के उल्लंघन को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मशीनरी का दुरुपयोग किया, ऐसा कहा। आने वाले आगामी चुनाव में जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दी। यूपी के बलरामपुर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का दिन नाटकीय तरीके से संपन्न हुआ। यहां जिला कलेक्ट्रेट में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी आरती तिवारी ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अघोषित प्रत्याशी किरण यादव के पुलिस नजरबंद किए जाने और उनका अपहरण कर लेने जैसी जो खबरें हैं वो गलियारों में गूंजती रही। एकल नामांकन होने के कारण आरती तिवारी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन में सत्ता पक्ष की हनक देखने को मिली है, जहां नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ ज्यादा भीड़ होने पर पुलिस ने समर्थकों को रोका तो भाजपाई समर्थक भड़क गए। एसपी सुरेंद्र द्विवेदी ने मामले को संभालने की कोशिश करी। नरेंद्र मोदी के लाए गए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 7 महीने से आंदोलन में जुटे हुए हैं। प्रदर्शन के 7 महीने पूरे होने के बाद किसानों ने अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। किसानों के आंदोलन को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधा और कहा, सरकार किसानों को परेशान कर रही है। वहीं उन्होंने कहा, देश की पहचान किसान से है और सरकार देश की पहचान मिटाना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं होता तो भी वो अकेले 200 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गठबंधन का जनता दल यूनाइटेड स्वागत करेगी। अगर गठबंधन नहीं होता तो हम प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार पुरानी गलती को नहीं दोहराया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अयोध्या जमीन खरीद को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। इसके लिए उन्होंने मोहन भागवत को पत्र लिखते हुए मिलने का समय भी मांगा है। बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए आप नेता संजय सिंह का कहना है कि जमीन घोटाले में बीजेपी के लोग शामिल हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वाराणसी के चौक क्षेत्र में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास एक जर्जर मकान मरम्मत के दौरान ढह गया, जिससे काम में लगे 3 मजदूर मलबे में दब गए। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई, बाकी 2 को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि कॉरिडोर के बाहर दीपू यादव की दुकान है। दुकान के भवन की मरम्मत का काम चल रहा था। मरम्मत के दौरान भवन की एक तरफ की मोटी दीवार भरभराकर गिर गई, जिसमें 3 मजदूर दब गए। दीवार गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भागकर पहुंचे। किसी तरीके से तीनों को मलबे से निकाला गया। कबीरा चौक स्थित मंडलीय अस्पताल भिजवाया गया। करीबन 1 महीने पहले यहां पर एक जर्जर आवास भी गिरने से हादसा हुआ था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 173 मामले सामने आए, जबकि 348 लोग डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.5% पहुंचा है। यूपी में इस समय कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3197 है, तो वहीं 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 0.7% पहुंचा, जबकि कुल पॉजिटिविटी रेट 3% है।
प्रदेश में अब तक कुल 5,68,68,07,529 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं, जबकि शुक्रवार को 2,66,957 टेस्ट हुए हैं। तो वहीं 24 घंटे में 40 लोगों की कोरोना से मौत हुई। जबरन धर्मांतरण मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस सबूत खंगालने में लगातार जुटा हुआ है। जांच और पूछताछ में खुलासा हुआ कि उमर गौतम सामूहिक धर्मांतरण की साजिश रच रहा था। उमर गौतम एक बार फिर से 1956 की घटना को दोहराने की साजिश रच रहा था। वो एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। एटीएस के हाथ लगे दस्तावेज में 1956 की घटना का भी जिक्र है। फतेहपुर में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सामूहिक दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में विवेचक की ओर से बरती गई लापरवाही को देखते हुए एसपी ने चौकी इंचार्ज शाह को लाइन हाजिर किया। आपको बता दें, 10 जून को पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाते हुए जांच की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार दर्जन भर से ज्यादा बाराती गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। घायलों को आनंद फानन में स्थानीय लोगों की ओर से एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में युवक का अपहरण करने और गोली मारने की घटना को पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की जांच में घटना झूठी निकली। दरअसल घायल युवक ने ही साजिश रचते हुए अपहरण की झूठी कहानी बनाई थी। पुलिस ने झूठी कहानी बनाने वाले युवक और उसके सहयोगी साथी को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने युवक के पास से तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद किया। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर आरोपी तहजीबुल हसन के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करी। बांदा में एक युवक के घर के बाहर लूडो खेल रहे लड़कों में आपसी विवाद पेश आया, जिसके बाद कुछ युवकों ने गोली चला दी, जिसमें एक युवक की पेट में गोली लग जाने से युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया। घायल युवक को परिजनों ने आनंद फानंद में बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गोली लगे हुए युवक की हालत गंभीर देख कानपुर रेफर कर दिया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बांदा में एक युवक ने केन नदी में पुल से छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली है। युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने पड़ोस की रहने वाली महिला पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जिला मुजफ्फरनगर में शासन ने दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूकता लाई जा रही है। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डीएवी कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया, जिसके बाद 300 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन उनका किया गया है। हरदोई कोतवाली देहात इलाके में नशे में धुत अनियंत्रित एम्बुलेंस चालक ने झाले पर कई गाड़ियों को एक साथ जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में गर्भवती महिला के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर पर नहीं कोई कार्रवाई की। कानपुर के कल्याणपुर थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक के कक्ष के बाहर महिला पड़ी मिली। पुलिस मूकदर्शक बनी नजर आई, जबकि प्रभारी निरीक्षक के कक्ष के अंदर ही एसपी मौजूद रहे। लखनऊ के शाहजहानपुर इमामबाड़ा पर मौलाना यासूब अब्बास पहुंचे। इमामबाड़े के रिनोवेशन का जायजा लिया। मौलाना यासूब अब्बास ने काम को लेकर जताई सख्त नाराजगी। लापरवाही को लेकर कानून मंत्री पाठक और डीएम को पत्र लिखा है। आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला दलेल में दबंगों ने लाठी डंडों के साथ घर में घुसकर परिवार के साथ जमकर मारपीट करी। किशोरी को देख कमेंट कर रहा था दबंग युवक। पुलिस भाई के विरोध करने पर अन्य साथियों के साथ बोला हमला, घर में तोड़फोड़। उन्नाव में लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर कमला होटल के सामने कार में अचानक आग लग गई, तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। महोबा जिले के एक गांव में करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र अचेत हो गए। अचेत पिता पुत्र को परिजनों ने आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पुत्र को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि पिता का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हरदोई कोतवाली देहात इलाके में नशे में धुत अनियंत्रित एम्बुलेंस चालक ने एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार कई यात्री गंभीर तौर पर घायल हो गए। वहीं इस घटना में गर्भवती महिला के बच्चे की मौत हो गई। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंदपुरवा गेट पर तेज रफ्तार सब्जी से लदे लोडर ने
ट्रैक्टर में पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें सब्जी व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में एक युवक घायल हो गया। चंदौली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ पेश आई। पूर्व प्रधान पति की हत्याकांड के मास्टरमाइंड शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर रफूचक्कर हो गया। बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिसके बाद दोनों को जिला चिकित्सालय चंदौली भर्ती कराया गया। आपको बता दें, गिरफ्तार बदमाश में 20,000 का इनाम भी रखा गया था। बाढ़ आपदा में फंसे और पानी में डूब रहे लोगों को बचाने के लिए बचाव राहत टीम की ओर से राप्ती नदी में पूर्वाभ्यास करते हुए क्षेत्रवासियों को जानकारी दी गई। तो वहीं श्रावस्ती जिले में बाढ़ का खतरा होने पर जिला प्रशासन ने सभी एजेंसी और बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी हैं। समाज सेवी नूतन ठाकुर और रिटायर्ड आईपीएस माफ कीजिएगा अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन के दौरान धारा 144 उल्लंघन की शिकायत की है। शिकायत में कई तस्वीरों को आधार बनाया गया है और 22 जून को दर्ज हुए मुकदमे का हवाला भी दिया गया है। 22 जून को मंदिर के लिए प्रदर्शन करने वाले 5 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 144 के उल्लंघन का हवाला दिया गया। अपनी शिकायत में नूतन ठाकुर ने कहा, एक ही अपराध के लिए अलग अलग लोगों के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। फर्रुखाबाद के थाना कमलागंज क्षेत्र के इमलिया से हार के बाद मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर हार से बौखलाए दबंगों ने पुराने विवाद के चलते घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है। पूरी घटना में अवैध असलाहा लेकर घर में दाखिल हुए दबंगों ने महिलाओं और बच्चों से जमकर मारपीट करी। हत्या के मामले में गवाही न देने का दबाव बनाया। मारपीट से घर की महिलाएं सहित 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। सपा विधायक इकबाल महमूद ने मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दिया। कहा, लोगों की जायदादों को जब्त कर लिया गया, मकान गिरा दिए गए, अगर वोट में बिखराव आ गया तो और जुल्म होगा। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में एक हफ्ते पहले 2 लड़कों ने एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत सहसपुर चौकी में की थी। परिजनों का आरोप है कि 8 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पीड़िता के मां बाप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक के संज्ञान लेने से पुलिस हरकत में आ गई। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, एक की गिरफ्तारी भी हुई है और मामले में संलिप्त दूसरे आरोपी को के घर पुलिस ने दबिश दी है, तलाश की जा रही है। लखनऊ में वीडियो वायरल होने पर एक यूपीपीसीएल ने कार्रवाई करी है। वायरल वीडियो में जांच के बाद नादरगंज स्थित विद्युत उपकेंद्र के में कार्यरत सहायक बाबू जितेंद्र शुक्ला दोषी पाए गए हैं। यूपीपीसीएल ने निलंबित कर दिया। पूरे मामले की 2 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। जिला मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा इकाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की बैठक हुई। बैठक में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की कार्यकारिणी घोषित की गई। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज सदा से हर वर्ग की सेवा करने के लिए तत्पर रहा है। मथुरा में स्वास्थ्यकर्मी सरकार के आदेशों को दिखा करके खुलेआम वैक्सीन लगवाने वालों से अवैध वसूली कर रहे हैं। मथुरा के कृष्णा नगर स्थित आयुष विभाग हॉस्पिटल में चल रहे वैक्सीनेशन केंद्र पर लंबे समय से पैसे लेने की शिकायत आ रही थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वैक्सीन केंद्र पर तैनात कमलेश नामक एएनएम ने अपने साथी कर्मचारी के जरिए 400 की अवैध वसूली की, जिसका उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल इस अवैध वसूली को लेकर सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय पर टॉन्स नदी में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची अकबरपुर कोतवाली पुलिस को युवक के चेहरे और शरीर पर कई घाव के निशान भी मिले हैं। फिलहाल शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बहराइच में करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीते दिन हाई वोल्टेज का तार टूट जाने की वजह से ये खेत में गिर गया, जिसके कारण यह हादसा पेश आया। शिकायत करने के बाद भी जिला विभाग माफ कीजिएगा बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है। बिजनौर में पेड़ से लटकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी।
बिजनौर में चोरी का मामला सामने आया। अज्ञात आरोपी ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में दुकान को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर दी, वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बदायूं में सीओ बिलसी अनिरुद्ध सिंह ने एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। दरअसल 2 दिन पहले मृतक और उसकी पत्नी दोनों को आश्रम भेजा गया था, तो वहीं आज मौत होने के बाद बुजुर्ग के दोनों ही बेटे दाह संस्कार के लिए नहीं आए। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत हैं। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा